हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स की। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तो आज की क्लास में भी हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स में सबसे पहले नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज वो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस कहने का मतलब जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका हैलोजेंस के साथ किस तरीके का रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स के का हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो रिएक्टली रिएक्ट विथ विग्रसली विथ द हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हाइलाइट्स। कहने का मतलब जो भी एल्कली मेटल्स हैं, जैसे हमने कैपिटल एम मान लिया कि दिस इज द एल्कली मेटल, अब ये हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, हैलोजन मतलब जैसे X2 मतलब क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म होता है एमएक्स टाइप का हैलाइड बनता है, मतलब एल्कली मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये किस नेचर का होता है, एम पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज। ये किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। इसको हम आयनिक हाइलाइट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक हाइलाइट्स बोलते हैं। एक्चुअली एल्कली मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्कली मेटल हैलाइड्स बनाते हैं जो कि आयनिक नेचर का होता है, और इनका रिएक्शन बहुत विग्रसली होता है। कहने का मतलब जब एल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, विग्रस होता है, विग्रस रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको हम बताएं, जैसा कि आप जानते हो कि लिथियम की साइज़ काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, पूरे एल्कली मेटल्स में अगर हम बात करें तो लिथियम की साइज़ सबसे छोटी होती है। ठीक है, लिथियम की साइज़ क्या होती है, सबसे छोटी होती है। डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से लिथियम की साइज़ काफ़ी छोटी होती है। और बताया क्या जा रहा है कि लिथियम हाइलाइट्स आर कोवैलेंट। लिथियम हाइलाइट्स जो होते हैं वो कोवैलेंट। अगर लिथियम का हम रिएक्शन हैलोजन के साथ कर रहे हैं और यहाँ पे जो LiX बनेगा, ठीक है, ये LiX जो होगा वो किस नेचर का होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा, आयनिक नेचर का नहीं होगा। वैसे बाकी के जो एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम के अलावा, जैसे सोडियम अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, रुबिडियम या सीजियम हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो उनके जो हैलाइट्स होंगे, जो उनके हैलाइट्स होंगे एल्कली मेटल हैलाइट्स, वो आयनिक नेचर के होंगे। लेकिन लिथियम का रिएक्शन जब हैलोजन के साथ होता है और लिथियम हैलाइड बनता है तो वहाँ पे लिथियम हैलाइड कोवैलेंट नेचर का होता है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, आयनिक नेचर नहीं होता है उसमें। अब वही रीज़न हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम हैलाइड्स जो होते हैं आफ्टर द रिएक्शन, जो लिथियम हैलाइड्स बनता है वो कोवैलेंट नेचर का क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। इसका रीज़न क्या होता है कि लिथियम की पोलराइजेशन कैपेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। इसका रीज़न यही है। सवाल यह है कि पोलराइजेशन कैपेबिलिटी क्या होती है। तो देखो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी डिपेंड करती है साइज़ पे। किस पे डिपेंड करती है, साइज़ पे। जितनी छोटी साइज होगी, जितनी स्मॉल साइज होगी, ठीक है, जितना छोटी साइज का कैटायन होगा वो एनायन को उतना ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो इसके लिए अगर हम पोलराइजेशन टर्म को समझने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जब कोई कैटायन किसी बड़े एनायन को, जब किसी बड़े एनायन को पोलराइज करता है, जब क्या करता है, पोलराइज करने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब कोई कैटायन जब किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर क्या करने लगे, डिस्टार्ट करने लगे, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करने लगे, डिस्टार्ट करने लगता है, तो दिस प्रोसेस नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, द लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। द लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। जो लिथियम आयन होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, जैसा कि आपको हमने बताया।
and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion। मतलब लिथियम आयन की साइज इतनी छोटी होती है कि इसके पास इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है हैलाइड आयन्स का, ठीक है, नेगेटिव हैलाइड आयन जो होते हैं उनके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, ये डिस्टॉर्ट करने लगता है। मतलब लिथियम आयन हैलाइड आयन एक्स माइनस चाहे कोई भी हो, चाहे Cl माइनस हो, चाहे Br माइनस हो, चाहे I माइनस हो, इन सारे हैलाइड्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करने लगता है, ये डिस्टॉर्ट करने लगता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिथियम की साइज़ काफ़ी छोटी है और स्मॉल साइज़ का कैटायन जो होता है वो एनायन की साइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टार्ट करेगा। डिस्टार्ट मतलब उसको शेप को चेंज करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या करेगा, इधर से उधर कर देगा। कहने का मतलब फिक्स पोजीशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ एक तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कुछ तरफ बहुत कम हो जाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो लिथियम आयन की साइज़ काफ़ी छोटी होने की वजह से ये हैलाइड आयंस को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन लिथियम आयन सबसे ज़्यादा अगर डिस्टार्ट करेगा तो किसको करेगा, I माइनस को करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि I माइनस की साइज़ सबसे बड़ी होती है। तो जिस एनायन की साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, एनायन की साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कैटायन उसके साइज़ को उतना ज़्यादा डिस्टार्ट करेगा। और जिस एनायन की साइज़ जितनी कम होगी, ठीक है, जितनी कम होगी उसको उतना ज़्यादा डिस्टार्ट नहीं कर पाएगा कैटायन उसकी साइज़ को उतना ज़्यादा डिस्टार्ट नहीं कर पाएगा जिस एनायन की साइज़ छोटी होगी। तो अब देखो, अगर हम बात करें Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में, तो I माइनस की साइज़ सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसी वजह से लिथियम आयन I माइनस की साइज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टार्ट करेगा और इसी वजह से लिथियम और आयोडीन के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम बात करें LiBr, ठीक है, LiCl, LiBr और LiI की, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, LiI में होगा, क्योंकि I की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें लिथियम आयन क्या करेगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा इसके साइज़ को। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट लिथियम आयोडाइड में, उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड में, और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, LiCl में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, हम बात करते हैं आपको रिड्यूसिंग नेचर की। तो देखो, रिड्यूसिंग नेचर भी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप जानते हो कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू E0 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जिसकी E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसके पास होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसके पास उतनी ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इसको बच्चों ज़रूर नोट कर लेना कि E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इस बात को याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो लिथियम का E0 की वैल्यू कितनी होती है, -3.05 वोल्ट होती है, जबकि सोडियम की E0 की वैल्यू कितनी होती है, -2.71 वोल्ट होती है। तो इसमें E0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी हुई, लिथियम की हुई। इसी वजह से लिथियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लिथियम की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो बच्चों, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड द सोडियम द लिस्ट पावरफुल, यहाँ पे जो मैंने अभी बात बताया वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो क्या मेजर करता है, रिड्यूसिंग पावर को मेजर करता है। लिथियम हैज़ हाई रिड्यूसिंग पावर ड्यू टू हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम की हाई रिड्यूसिंग पावर के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। पहला तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, और दूसरी हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। पहली चीज़ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ कि E0
की वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होती है। ठीक है, इस वजह से ये हाई रिड्यूसिंग नेचर का होता है। आपकी बुक में इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम 10.2, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर के बाद आपको दिया है एनसीईआरटी में मिलेगा प्रॉब्लम 10.2, प्रॉब्लम 10.2 को आप देख लेना। ठीक है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड आप कर लोगे। ठीक है, देख लेना ई नॉट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको कर लेना, आसान है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की। तो देखो, जब किसी एल्कली मेटल्स को डिजॉल्व किया जाता है लिक्विड अमोनिया में तो ये डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। अब सवाल ये है कि लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करता होगा। तो मान लो ये एक एल्कली मेटल है, एम को हमने मान लिया कि एल्कली मेटल है, और यहाँ पे X+Y मोल आपका क्या है? अमोनिया है। X+Y मोल अमोनिया है। अब ये रिएक्शन होगा तो एल्कली मेटल के साथ अमोनिया बाइंड होगा। कितना अमोनिया बाइंड होगा? X मोल। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स एनायन केटायन बनेगा। ठीक है, और साथ में जो X मोल इसके साथ अमोनिया के साथ आके एल्कली मेटल के साथ बाइंड हो गया। अब जो Y मोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, जब ये जाहिर सी बात है इसके साथ रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, तो एल्कली मेटल अपना जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसे लॉस करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ बाइंड हो जाता है? अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये NH3 के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, कितने मोल में? Y मोल में। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉन के साथ ये अमोनिया इस तरीके से Y मोल अमोनिया इसके साथ क्या होगा? बाइंड हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लो, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है वो कलर सोल्यूशन का मतलब जो कलर होता है डीप ब्लू कलर, इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, तो द ब्लू कलर यहाँ पे होगा, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन। जो विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट विजिबल रीजन ऑफ लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और किस तरह का कलर इम्पार्ट करता है? ब्लू कलर इम्पार्ट करता है टू द सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो उनके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो अनपेयर्ड होता है। कहने का मतलब एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड के फॉर्म में होता है। इसी वजह से सॉल्यूशन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। देखो, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एट बिकम्स डायमैग्नेटिक। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि बहुत देर तक अगर हम रखते हैं और सोल्यूशन जब कंसनट्रेटेड होने लगता है, रिएक्शन होता जाएगा एल्कली मेटल का जब अमोनिया के साथ, तो काफ़ी समय के बाद सोल्यूशन जब कंसनट्रेटेड होने लगता है तो जो ब्लू कलर होता है वो चेंज होने लगता है ब्रॉन्ज कलर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है सोल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे M+ है, M+ जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसे हम M+ बोलेंगे। M का मतलब अमोनिएटेड केटायन। अमोनिएटेड केटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, उसके साथ फिर से वापस अमोनिया के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है लिक्विड अमोनिया के साथ, और ये क्या बना लेता है? MnH2। MnH2 का मतलब मेटल अमाइड। दिस इज एल्कली मेटल अमाइड कहा जाता है, और साथ में हाफ मोल H2 गैस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके यूजेस की अगर हम बात करें, एल्कली मेटल्स के यूजेस की अगर हम बात करें, तो लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल एलॉयज। जो लिथियम मेटल्स होते हैं इनका यूज हम जनरली किस में करते हैं? यूजफुल एलॉयज बनाने में। एलॉयज बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ में इसका यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने में भी किया जाता है, जो कि आपने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को प्रिपेयर करने में लिथियम मेटल को यूज किया जाता है।
और पोटेशियम मेटल जो होते हैं ये भी एक एल्कली मेटल ही है। तो पोटेशियम हैज़ अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। आपने नाम सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम का। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड एक कंपाउंड होता है KCl का यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है। और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज किस में किया जाता है? सोप को बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, सॉफ्ट सोप को बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एन एक्सीलेंट अब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका यूज हम जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज ये भी है कि ये एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या करता है? बड़े आसानी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है। जो एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर या गैसेस को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डेलिक्वेसेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। मतलब एल्कली मेटल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स का क्या रोल होता है, हैलाइड्स का क्या होता है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।